अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 12 का फंडामेंटल फोर्सेस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि फंडामेंटल फोर्सेस क्या है और कौन कौन सी है। हाँ तो दोस्तों, अगर हम शुरुआत करें इन फोर्सेस की तो बिग बैंग की बात करते हैं। बिग बैंग वो टाइम था जिस पे ये चारों फोर्सेस, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ये सारी फंडामेंटल फोर्सेस कंबाइंड। ओके, फिर जब बिग बैंग हुआ तो सारी मैटर और एनर्जी अलग होना शुरू हुए। जैसे जैसे ये अलग होते गए, उनमें सबसे पहले जो फोर्स अलग हुई वो थी ग्रेविटेशनल फोर्स, वो अलग हुई। फिर उसके कुछ देर बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अलग हुई और फिर बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक न्यूक्लियर फोर्स अलग हुई। ओके, तो स्टार्ट में बिग बैंग के वक्त ये सारी फोर्सेस आपस में कंबाइन। ओके, अब बारी बारी पढ़ते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स का काम क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का काम क्या है, स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या काम करते हैं और हमारे किस पर्पस के लिए यूज होते हैं। तो बेटे, अगर हम बात करें एटम से लेकर पूरी यूनिवर्स तक सारी चीजों में जो स्टेबिलिटी है, जिन्होंने जिन्होंने इन सारी चीजों को आपस में कंबाइन किया, वो ये चार फोर्सेस है। अगर इन चारों में से एक भी गायब हो जाए तो हमारी पूरी यूनिवर्स की जो स्टेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, हम सरवाइव नहीं कर पाए। पूरी यूनिवर्स को जिन चार फोर्सेस ने कंबाइन किया हुआ है वो ये चार फोर्सेस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसी फोर्स है जो मैसेज के दरमियान होती है। इसका जो मेन कंसेप्ट, ये एग्जिस्ट तो शुरू से कर रही है, लेकिन इसका जो बेसिक प्रिंसिपल था या बेसिक जो कंसेप्ट था वो दिया था न्यूटन, और उसने एक फार्मूला डिराइव किया था, F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। आप लोगों ने ये पहले भी देखा सुना होगा। अब ये फोर्स जो है ये मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना बड़ा मैस होगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी। फॉर एग्जाम्पल सन है, सन का मैस बहुत ज्यादा है और जो छोटे मैस वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसके अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व। ओके, जैसे अर्थ भी सन के अराउंड क्या कर रही है, रिवॉल्व। तो सन और अर्थ को जो आपस में कंबाइन किया हुआ है, यानी मैसेज को कंबाइन करती है कौन सी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी मैसेज को आपस में जोड़ती है। जितना ज्यादा मैस होगा उतनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी ज्यादा होगी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतनी क्या होगी, ज्यादा। ओके, अगर तो हम हैवीली बॉडी की बात करें, बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बात करें, तो ये डोमिनेट रहती है, ये वाजिया देखी जा सकती है। लेकिन एटॉमिक लेवल पे ये बहुत ही वीक होती है, यानी नेग्लिजिबल होती है, ना होने के बराबर। यानी जितना मैस कम होगा उतनी ये फोर्स वीक होगी। फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड मार्कर और मैं हूं, मेरा मैस अर्थ के मुकाबले में, सन के मुकाबले में बहुत कम है और इसका तो और कम है। तो हमारे दरमियान ये फोर्स है लेकिन इतनी स्मॉल है कि हमें महसूस नहीं होती। तो छोटे लेवल पे ये बहुत ही वीक समझी जाती है, लेकिन जितना बड़ा मैस होगा ये आसानी के साथ इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। जैसे ये देखें, ये अर्थ का मैस ज्यादा है तो अर्थ चीजों को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो ये है किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। लेकिन एटॉमिक लेवल पे अगर मैं बात करूं, एटॉमिक लेवल पे तो ये बहुत ही वीक है, यानी सबसे वीक फोर्स है। ओके, ये वीकेस्ट है इन सारों में से, वीकेस्ट फोर्स है। और वैसे भी वीकेस्ट की एक और वजह है कि ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, इसीलिए हमारे दरमियान ये फोर्स फील नहीं हो। ओके, ये मैसेज को जोड़ती है और इसकी जो रेंज है वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट रेंज, यानी रेंज बहुत ज्यादा है। ओके, जैसे मेरा इंपैक्ट पूरी यूनिवर्स में है, चाहे थोड़ा है, बोर्ड मार्कर का इंपैक्ट भी पूरी यूनिवर्स में, रेंज बहुत ज्यादा है, लेकिन हम बता नहीं सकते कि ये रेंज स्पेसिफिक कितनी है, इसलिए हमने इसको किसका नाम दे दिया, इन्फिनिट रेंज होती है इसकी। ठीक है, और अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ की बात करूं तो इसकी स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के मुकाबले में 10⁻⁻38 है, यानी इसके मुकाबले में बहुत ही कम है। ठीक, तो ये हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स जो मैसेज को आपस में कंबाइन करती है। मैस बड़ा होगा तो ये फोर्स भी ज्यादा होगी। एटॉमिक लेवल पे ये बहुत ही वीक है,
हम इसे वीकेस्ट फोर्स का नाम देते हैं। इसकी रेंज इनफाइनाइट होती है और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है। कितनी है? 10⁻⁻38। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो पहले तो मैं बता दूं कि ये है क्या। असल में अगर मैं बात करूं 1861 से पहले, बिफोर 1861, इससे पहले यह समझा जाता था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो नहीं है, दो अलग फोर्स है। एक है इलेक्ट्रिक और एक है मैग्नेटिक। ये दो फोर्सेस समझी जाती थी अलग अलग 1861 से पहले। फिर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। ओके, इसने 4 फंडामेंटल इक्वेशंस दी। ओके, और इन इक्वेशंस को गॉड्स इक्वेशन का नाम दिया जाता है। गॉड्स ये नहीं कि खुदा की इक्वेशंस है, यानी इनकी जो वैलिडिटी है या इनकी जो स्टेबिलिटी है या इनका जो यू कह ले बेनिफिट है, वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को आपस में कंबाइन करता है और इतने परफेक्ट तरीके से कंबाइन करता है कि कुछ लोगों ने इसका नाम क्या दे दिया, इनका नाम क्या दे दिया, गॉड्स इक्वेशंस। इनको गॉड्स इक्वेशन भी बोलते हैं। ये 4 मैक्सवेल की इक्वेशन थी जिन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को आपस में कंबाइन कर दिया और वहां से जो फोर्स बनाई वो क्या, कौन सी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये करती क्या है, तो आप बेटे सुन लें, ये एटम्स को आपस में कंबाइन करती। जैसे देखो न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, ओके, और बाहर इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस को और इलेक्ट्रॉन को आपस में जोड़ा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ने। यूं कहें कि एटम्स को जोड़ती है। जब एटम मिलते हैं तो एटम और एटम, दूसरा एटम मिलता है, मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ती है। ओके, यही फोर्स है जो करंट, इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे पास उसका बायस बनती है और यही फोर्स है जिससे जनरेटर बनते हैं, मोटर्स बनती हैं। हमारा इंटरनेट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से वर्क कर रहा है। हम टेलीफोन के ऊपर बात करते हैं, कैसे हो, क्या हाल है, वगैरह वगैरह। ये भी जो रेडियो वेव्स जाती हैं वो भी कौन सी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर ये गायब हो जाए, एटम गायब हो जाए, एटम गायब हो जाए तो हमारी यूनिवर्स भी क्या कर जाएगी, कोलैप्स कर जाए। तो ये कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, अब गौर से देखना भाई। हमारे पास है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो ये बताती है कि प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। लेकिन न्यूक्लियस में ये कंबाइन है। बात समझ आ रही? हालांकि इनको क्या करना चाहिए, रिपेल। तो ये बताता चलूं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है जो हमने यहां पे पढ़ी थी, रिपेल करने वाली दो चार्ज के दरमियान, ये लॉन्ग रेंज यानी फासला ज्यादा हो तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करती है जिसमें रिपल्शन होती है। लेकिन अगर फासला कम करते जाए दो प्रोटॉन के दरमियान, दो प्लस चार्जेस के दरमियान, तो जैसे जैसे फासला कम होता है तो ये फोर्स भी वीक पड़नी शुरू हो जाती है और वहां पे एक दूसरी फोर्स जन्म ले रही होती है जिसका नाम क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जब फासला बहुत कम हो जाए, यानी कितना कम हो जाए, 10⁻⁻10 मीटर के राउंड अबाउट पहुंच जाए, तो क्या होता है, दो प्रोटॉन आपस में चिपक जाए, क्योंकि अब उनके ऊपर एक फोर्स अमल कर रही है जो कि अट्रैक्टिव होती है, ओनली अट्रैक्टिव। यानी ये दो प्रोटॉन को आपस में बाइंड करती है, जोड़ती है। ओके, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है किसके दरमियान, प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान। यानी यूं कहो कि ये न्यूक्लियाई को, यानी न्यूक्लियस में जो मौजूद पार्टिकल है उनको कंबाइन करती है और ओनली क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है। जिस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स भी अट्रैक्टिव थी, ओनली अट्रैक्टिव। ओके, तो इसी तरह ये भी सिर्फ क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स है वो रिपल्सिव भी होती है और अट्रैक्टिव भी होती है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है। जिस तरह मैग्नेट भी रिपल करते हैं नॉर्थ नॉर्थ को और साउथ साउथ को, और अट्रैक्ट करते हैं नॉर्थ और साउथ। तो ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होती है और ये ओनली अट्रैक्टिव होती है। और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये है जो जोड़ती है न्यूक्लियस को। ओके, तो ये हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। ओके,
स्ट्रॉन्गेस्ट है और इसकी रेंज 10⁻⁻15 मीटर तक होती है। ओके, और उसके बाद इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 1 है, यानी इसके मुकाबले में 1 है। और आप देख सकते हो कि 1 इंटू 10⁻38, तो ये कितनी वीक फोर्स है। और अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की इसकी स्ट्रेंथ की बात करूं, तो इसकी होती है -2 मीटर, यानी सॉरी -2 10⁻⁻2, ये स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेस की। आपको तीनों की स्ट्रेंथ बता दूं दोबारा, 10⁻38, 10⁻2 और ये 1। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास आती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये क्या चीज है? तो बड़ी आसान तरीके से इसको मैं समझाता हूं। वीक न्यूक्लियर फोर्स बहुत काम की है कब? जब कोई एटम अनस्टेबल हो। ओके, जब कोई अनस्टेबल होता है, जो ही एटम अनस्टेबल होगा फौरन ये फोर्स दरमियान में आ जाए। और ये फोर्स करती क्या है? अनस्टेबल एटम को चेंज करती है किस में? स्टेबल। ओके, तो बेटे जब अनस्टेबल एटम स्टेबल में चेंज होता है तो वो रेडिएशन एमिट करता है। ओके, ये याद रखना। और वो करता है बीटा डिके। और बीटा डिके जब होता है तो उसके साथ एक और पार्टिकल आजाद होता है जिसका नाम है न्यूट्रिनो। तो ये दोनों चीजें निकलती हैं जब अनस्टेबल एटम किस में चेंज होता है? स्टेबल। ओके, तो ये क्या चीज है अनस्टेबल और स्टेबल? तो उसको मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, उससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मैं कोई एलिमेंट बना रहा हूं जिसमें न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन है और 1 2 3 4 और 5 न्यूट्रॉन है। ये देखना, 4 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन, तो इसमें स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी तो ये है जितने प्रोटॉन उतने ही न्यूट्रॉन। तो जब ये वाली सिचुएशन बनती है तो फिर ये क्या करता है? ये न्यूट्रॉन को चेंज करेगा किस में? प्रोटॉन। तो बेटे जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है तो साथ बीटा अमिट होता है और साथ न्यूट्रिनो अमिट होता है। तो ये चीजें अमिट करवा के न्यूट्रॉन को किस में चेंज किया जाता है? प्रोटॉन में। और हाँ, अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो ये प्रोटॉन को किस में चेंज कर देगी? न्यूट्रॉन में चेंज कर देगी। फिर दोबारा वही अमिट होगा, बीटा और न्यूट्रॉन। बस समझे? वो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। अभी आप इतना याद रखना है कि ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई को स्टेबल में चेंज करती है। और जब अनस्टेबल स्टेबल में चेंज होता है तो उस वक्त बीटा रेडिएशन और न्यूट्रिनो अमिट होता है। तो ये अमिट करने में रोल किसका है? वीक न्यूक्लियर फोर्स का। अब आप कहोगे कि अगर ये ना हो तो क्या हो? तो बेटे ध्यान से सुन लें, सन के अंदर जो फिशन फ्यूजन हो रहा है उसके पीछे ये फोर्स है। अगर वो नहीं होगा तो इसका मतलब है हीट एनर्जी और लाइट हम तक नहीं पहुंच पाएगी। तो आपको अंदाजा हो गया कि हम तक नहीं पहुंच पाएगी तो अर्थ के ऊपर जो जिंदगी है उसका तस्वर खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके अलावा मजीद, तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उनके अंदर भी ये काम करती है। पाकिस्तान में इस वक्त 6 न्यूक्लियर रिएक्टर काम कर रहे हैं, 4 चश्मा में है और 2 कराची में, टोटल 6, और ये तकरीबन 3500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। सोचें अगर वो ये फोर्स ना हो, वो काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे, तो 3500 मेगावाट का रोजाना का लॉस होगा पाकिस्तान। तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये फोर्स सारी कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से कोई एक भी वैनिश हो जाती है तो हमारी यूनिवर्स में जो लाइफ है या जो यूनिवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो ये था हमारा आज का लेक्चर 4 फंडामेंटल फोर्सेस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।